वेलकम टू जेके आईसीसी। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। वेल दिस टॉपिक इज एसोसिएटेड विद योर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अंडरस्टैंड करना होगा। हमने फिजिकल पॉलिसीज के बारे में तो पढ़ा एंड दैट पॉलिसी इज व्हेन द पॉलिसी एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है दैट पॉलिसी इज नोन एज अ फिजिकल पॉलिसी। नाउ आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ओके, तो बिफोर आई प्रोसीड द मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कौन करता है, मॉनेटरी का मतलब क्या होता है। पहले अगर मैं मॉनेटरी की बात करूं तो मॉनेटरी का मतलब होता है मनी, यानी मनी रिलेटेड जो पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो कहता है यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आरबीआई फॉर्मुलेट करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिन्हें हम अपना सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, ये फॉर्मुलेट करते हैं। सो आज हम मॉनेटरी पॉलिसी को ही स्टडी करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसीज को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई कैसे कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज को, मनी को रेगुलेट करता है इकोनॉमी में। वेल अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हिल्टन यांग कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था अंडर इन 1936 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। तो ये थी एस्टेब्लिशमेंट इसकी। इनिशियली जब आरबीआई काम कर रहा था तो ये एज अ कमर्शियल बैंक ही एक्ट कर रहा था, बट आरबीआई को नेशनलाइज किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1949 में दो मेजर स्टेप्स लिए गए, दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, दैट इज इन 1949, और जितने भी कमर्शियल बैंक्स थे उन सबको जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अंडर आरबीआई मॉनिटर करना स्टार्ट कर गया था। वेल जब आरबीआई को फॉर्मुलेट किया गया, उसे मॉनेटरी अथॉरिटी दी गई, तो उसके साथ उसके पास कुछ फंक्शंस भी उसको परफॉर्म करने के लिए उसके पास आ गए, एंड दीज फंक्शंस विल बी जनरली कंसीडर इट एज दीज। फर्स्ट इज नोट इशूइंग अथॉरिटी, जिसे बैंक ऑफ इशू भी कहा जाता है। नोट इशूइंग अथॉरिटी मींस जितने भी हमारे करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं वो सारे के सारे आरबीआई इशू करता है, एक्सेप्ट स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स एंड कॉइन्स। जैसे 1 रुपये अगर हम नोट की बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। आप जितने भी करेंसी नोट्स अगर आपके पास जो हैं, अगर आप उन्हें देखो तो यू जनरली फाइंड आउट कि उन सब में जो है गवर्नर के साइन होंगे, दैट इज आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ जो भी है, और नीचे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर्स होंगे। बट व्हेन यू सॉ अ नोट ऑफ 1 रुपी, वहां पे कभी भी आपको आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं मिलेंगे, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइन होंगे। सो जो नोट इशूइंग अथॉरिटी है, जितना भी पैसा सर्कुलेट इकोनॉमी में किया जाएगा, जितने भी करेंसी नोट्स को प्रिंट किया जाएगा, ये होल एंड सोल अथॉरिटी जो है वो आरबीआई को दे दी गई है। अब आरबीआई करेंसी नोट्स को कैसे इशू करता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आरबीआई करेंसी नोट्स को बाय मिनिमम रिजर्व सिस्टम के थ्रू ये करेंसी नोट्स को प्रिंट करता है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई सारे के सारे नोट्स को प्रिंट कर देगा, देयर इज स्पेसिफिक सिस्टम। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या है कि हमारे पास मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए एंड आपके पास 5 करोड़ का आपके पास जो है वो आपके पास कैश होना चाहिए फॉरेन करेंसी का। सो अगर ये है तो ही हम नोट इशू कर सकते हैं, तो ही आरबीआई जो है करेंसी नोट्स को इशू कर सकते हैं। वेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोट इशूइंग जो है ये असाइंड आरबीआई को क्यों की गई, तो द नोट इशूइंग अथॉरिटी जो है ये आरबीआई को इसलिए दिया गया ताकि एक यूनिफॉर्मिटी हो सर्कुलेशन में, नंबर 1। नंबर 2, लोगों का जो फेथ है वो मेंटेन हो करेंसी पे, एंड नंबर 3, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके, इसलिए द नोट इशूइंग अथॉरिटी जो है ये आरबीआई को दे दी गई। दिस इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जैसे कमर्शियल बैंक हमारी नीड्स को, हमारी जो भी फाइनेंशियल नीड्स है, मुझे पैसे जमा कराने हैं, मुझे लोन लेना है, या अदर कोई भी नीड अगर मेरी है उसको फुलफिल, मुझे कहीं ट्रांजैक्शंस करनी है, पेमेंट्स करनी है, कुछ भी मुझे अगर करना है तो मैं कमर्शियल बैंक की हेल्प लेते हैं या कमर्शियल बैंक मुझे वो सर्विसेज देते हैं। अब बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट को अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस करनी है, कहीं से भी उन्हें जो है कलेक्शंस करनी है, तो यानी आरबीआई विल परफॉर्म द सेम फंक्शन एज कमर्शियल बैंक परफॉर्म फॉर द इंडिविजुअल्स।
इसलिए आरबीआई को बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी कहा गया है। बीइंग अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, आरबीआई जो है जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जो गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी आरबीआई हैंडल आउट करता है। आरबीआई फर्दर एडवाइस करता है गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मैटर पे, बैंकिंग मैटर्स पे एंड इकोनॉमिक मैटर्स में टू द गवर्नमेंट। एंड बीइंग अ एजेंट, आरबीआई कलेक्ट करता है टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सो इसलिए आरबीआई को बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी कहा गया है। दिस इज द सेकंड एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट फंक्शन। थर्ड फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो उसे कहा जाता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जनरली हम ये सोचते हैं कि अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे। अगर मान लो कैसे कमर्शियल बैंक तो आगे लेंडिंग करते जाते हैं, तो से फॉर एग्जांपल अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा ही नहीं है तो क्या किया जाएगा, तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक नेक्स्ट बैंक को अप्रोच करेगा। अगर नेक्स्ट बैंक के पास भी नहीं है, कहीं पे भी पैसा इकोनॉमी में नहीं है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, वेल एट द लास्ट अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसे के सोर्सेज अरेंज नहीं हो रहे हैं तो कमर्शियल बैंक एट द लास्ट आरबीआई को अप्रोच कर सकता है। और यहां पे आ जाता है बैंकर्स बैंक, यानी बैंकों का बैंक कौन है, दैट इज आरबीआई, हेड ऑफ द बैंक दैट इज आरबीआई। तो आरबीआई बैंकर्स बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स में क्या करता है, हर एक बैंक को कुछ डिपॉजिट्स, कुछ रिजर्व अपने पास आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसको सेफ गार्ड करके रखता है आरबीआई। उस फंक्शन को कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। एंड सुपरवाइजर मींस बैंकों को प्रॉपरली चेक करना सो एज फ्रॉड्स ना आए। ठीक है, जैसे रिसेंटली हम देख रहे हैं एनपीए वगैरह बहुत ज्यादा है, माइट बी ये एक डिफरेंट इशू है, बट सुपरवाइज करना, लाइसेंसिंग को चेक करना, देखना कि क्या बैंक्स प्रॉपर रेट्स फॉलो कर रहे हैं, क्या बैंक्स वो गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं जो आरबीआई ने इशू की है, तो दैट इज अ सुपरवाइजर फंक्शन। ओके, एंड फोर्थ इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज अ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। पैसे को कंट्रोल करना। वेल कंट्रोल करने के लिए पैसे को आरबीआई के पास दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑल्दो यही हमारा सबसे ज्यादा डिटेल्ड एस्पेक्ट था कि कैसे पैसे को कंट्रोल किया जाता है, और यही चीज हमारी इन्फ्लेशन में कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। वेल अगर बात करें कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, तो आरबीआई के पास दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। वो दो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, उनको क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये दो इंस्ट्रूमेंट से आरबीआई जो है पैसे को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है मनी सप्लाई पे, वेयरएज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का कहा जाए तो इट क्रिएट अ इनडायरेक्ट इंपैक्ट ओवर द मनी सप्लाई। पैसे, मनी सप्लाई का मतलब क्या है, मनी सप्लाई का मतलब है टोटल मनी इन सर्कुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज मनी सप्लाई इज total money in circulation at a particular point of time। अभी एट प्रेजेंट कितना पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट है, अगर मैं उसे मेजर्ड आउट करता हूं तो उसे कहा जाता है मनी सप्लाई। ओके, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10,000 करोड़ इज इन इकोनॉमी, तो ठीक है वो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ पैसा इन एन इकोनॉमी, उसको मनी सप्लाई कहा जाता है। डन। अब इसी मनी सप्लाई को ज्यादा या कम किया जा सकता है बाय ऑप्टिंग दीज टू मेजर्स, जिन्हें कहा जाता है क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, एज आई टोल्ड यू, ये इनमें उन वो सारी चीजें आती हैं विच क्रिएट अ डायरेक्ट इंपैक्ट ओवर द मनी सप्लाई। एंड क्वालिटेटिव की अगर बात की जाए, सो इट इंक्लूड्स ऑल दोज एस्पेक्ट्स, वो सारे एस्पेक्ट्स इसमें आएंगे विच क्रिएट इनडायरेक्ट इंपैक्ट। अब इसमें आता क्या क्या है, तो वेल अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं तो इट इंक्लूड्स बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशो एंड SLR इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये है हमारी आज की लर्निंग, हमें इन्हें पढ़ना है। वेल अगर मैं बैंक रेट की बात करूं तो बैंक रेट क्या है, जैसे अगर हम कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसी तरीके से बीइंग अ हेड ऑफ द बैंक,
अगर कमर्शियल बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए आरबीआई के पास फॉर टू मीट आउट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, उनकी जो लॉन्ग टर्म जरूरतें हैं उस पे उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई को देना पड़ेगा, उसी को कहा जाता है बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या हुआ? द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन्स टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। ऐसा हो सकता है कमर्शियल बैंक को पैसे की नीड्स हो तो वो ले सकते हैं बैंक से, आरबीआई से, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर आरबीआई लगाएगा उसे बैंक रेट कहा जाता है। ओके, से फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं कमर्शियल बैंक हूं और मैं आरबीआई के पास जाता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे फंड्स की जरूरत है बिकॉज मेरे पास बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए आ रहे हैं, तो आरबीआई कहते हैं ठीक है आप हमसे लोन ले लो, बट मैंने कहा कितनी देर के? मैंने कहा मुझे 15 ईयर्स के लिए चाहिए, तो दैट इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आरबीआई कहता ठीक है बट यू हैव टू पे इंटरेस्ट, तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरे पे लगेगा दैट इज नोन एज अ बैंक रेट। आई एम कमर्शियल बैंक। रेपो रेट की अगर बात की जाए तो रेपो रेट क्या है? दैट इज ऑफ सेम थिंग, दैट मीन्स द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन्स टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो लोन दिया जाता है, आरबीआई जो लोन एडवांस करता है कमर्शियल बैंक्स को, उसे कहा जाता है रेपो रेट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट? वेल, द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड द रेपो रेट इज the need requirement. That means in bank rate the loan it advances for a long period of time, और repo rate में the loan it advances for a short period of time. That is the only difference between bank rate and repo rate. थर्ड की अगर मैं बात करूं तो that is a reverse repo rate. अब reverse repo rate, reverse means opposite, repo rate का opposite होगा तो उसे reverse repo rate कहा जाएगा। वेल, अगर कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा जो है एक्सेस में पड़ा है तो व्हाट दे विल डू, वो एक्सेस पैसा हम कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रख सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा रखेंगे तो उन्हें कुछ मिलेगा? यस, ऑफ कोर्स। अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो रखते हैं तो आरबीआई उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया? सो एज आई टोल्ड यू कि जब भी कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड होगा दे कैन पार्क, दैट मींस वो रख सकते हैं आरबीआई के पास, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय आरबीआई ऑन सच डिपॉजिट्स इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। ओके, फोर्थ इंस्ट्रूमेंट्स इज अ ओपन मार्केट ऑपरेशन। वेल, इस इंस्ट्रूमेंट्स को 1991 के बाद यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद स्टार्ट किया गया था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज बेसिकली सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज किया जाता है। वेल, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नथिंग, इट इज अ पेपर नोट जिसपे सिंबलाइज किया होता है कि दिस पेपर नोट कंसिस्ट ऑफ ₹10,000 एंड आफ्टर अ मैच्योरिटी पीरियड इंडिविजुअल विल गेट 12,000। सो दिस टाइप ऑफ अ पेपर नोट जिसपे ये स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है, स्पेसिफाइड किया जाता है कि जिसके पास भी ये पेपर नोट होगा उसको आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड इतनी अमाउंट मिलेगी, एंड दिस इज जनरली इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो सेल परचेज होता है उसी को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज बेसिकली सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट ने इशू की हैं, तो आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट उनको सेल आउट करता है। अब ये जो सेल होती है ये जनरली एवरी वेडनेसडे होती है, हर वेडनेसडे को ये सेल होती है। ओके, एंड जनरली इसमें जो है कमर्शियल बैंक ही पार्टिसिपेट करते हैं, आम इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसलिए कमर्शियल बैंक इन सिक्योरिटीज को रखते हैं। फोर्थ इज योर कैश रिजर्व रेशो। वेल, कैश रिजर्व रेशो, अब इसका मतलब क्या है? हर एक बैंक के पास जितना भी पैसा आता है उस बैंक का कुछ परसेंटेज हर एक बैंक को, हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखना होता है, तो उस परसेंटेज को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशो। मान लो एक कमर्शियल बैंक के पास 1,000 रुपीज एज अ डिपॉजिट होते हैं और आरबीआई डिसाइड करता है कि लेट द सीआरआर बी 10%। तो अगर कमर्शियल बैंक के पास 1,000 रुपीज डिपॉजिट हैं तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कितना पैसा एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा? तो 1,000 का 10% इज 100। तो
तो दैट 100 रुपीज हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर? सो इसको कहा जाता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैश रिजर्व रेशियो? वेल, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कह रहा था 1000 रुपीज, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन विद आरबीआई। जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन करके रखनी पड़ती है उसे कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज योर एसएलआर। तो फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर इज योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? अब जितना भी टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक के पास होता है उसका कुछ परसेंटेज हर एक कमर्शियल बैंक को अपने पास एज अ रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ कैश और इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। कैश मींस कि आपके पास पैसे की फॉर्म में, और लिक्विड एसेट का मतलब होता है ऐसी सारी चीजें विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी इन नियर फ्यूचर, जिसे नियर फ्यूचर में मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। गोल्ड, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, these all will be considered it as liquid assets. Okay, ठीक है? तो SLR क्या हो गया? SLR is basically a minimum percentage of the total deposits जो commercial bank has to maintain with themselves either in a form of cash or in a form of gold, or you can say that a liquid asset. तो उसे SLR statutory liquidity ratio कहा जाता है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो CRR और SLR में क्या डिफरेंस हुआ? वेल, CRR is a minimum percentage of the total deposits जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन कर रही है, एंड एसएलआर क्या हो गया? मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। सो आप अगर इसको ऐसे याद रखो कि सीआरआर इज विद आरबीआई एंड एसएलआर इज विद देमसेल्व्स, तो यू डेफिनेटली यू विल गेट दैट बाइफर्केशन की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर। One more thing is there, that is a marginal standing facilities. Well, ये पहले नहीं था, it was introduced in 2011. 2011 से पहले ये चीजें नहीं थी, MSF को किया गया। MSF is a marginal standing facilities. क्यों किया गया इसे? तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, प्राइमरी मार्केट जो मनी मार्केट जो है हमारी, उसको बेटर करने के लिए MSF की फैसिलिटीज, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। वेल, MSF इज नथिंग, इसमें अगर किसी भी कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए, फोर्टनाइट लोन चाहिए, तो आरबीआई उन्हें लोन दे देगा, बट इट इज इसमें MSF में क्या होगा? बट द कंडीशन इज लोन जो है वो दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। यहां पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के बेसिस पे ही जो है आपको लोन एडवांस किया जाएगा, यानी कमर्शियल बैंक को लोन एडवांस किया जाएगा। दैट इज योर, उस फैसिलिटी को, इस लेंडिंग विंडो को MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। ओके, वन मोर टर्म इज देयर जिसे कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो इट्स नथिंग, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कंप्राइजेज ऑफ योर रेपो रेट एंड योर रिवर्स रेपो रेट। तो जो रेट्स हैं दोनों, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, इन्हीं को कलेक्टिवली कहा जाता है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी को, यानी लिक्विडिटी का मतलब क्या है? मनी इन सर्कुलेशन। लिक्विडिटी मींस पैसा, तो पैसे को कैसे सर्कुलेट किया जाता है विद टू रेट्स, तो उसको LAF का नाम दिया गया है। ओके, सो वेल, दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। वेल, द क्वेश्चन इज, जब हम पढ़ते हैं बैंक रेट 4% है, CRR 4.5, SLR 18%, सो ऑन सो, बैंक रेट 9%, तो ये रेट डिसाइड कौन करता है? तो वेल कहता है ये रेट आरबीआई डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया, जिसे फाइनेंस एक्ट कहते हैं, और एक कमेटी बनाई गई जिसे MPC कहते हैं, इसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2016 में। इसमें 6 मेंबर्स हैं, 3 जो हैं दीज आर द ऑफिशियल्स ऑफ आरबीआई, और 3 जो होंगे वो एक्सटर्नल मेंबर्स होंगे, विच वाज
नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगी। तो दैट मीन्स एमपीसी के कितने मेंबर्स हो गए? 6 मेंबर्स हो गए। एंड दीज 6 मेंबर्स विल, जो रेट्स हैं इनको वो सेट करेंगे। ओके, तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट्स क्या होंगे? वो एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेट करेगा, विच इज हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। द करंट इज शक्तिकांत दास, वो इनको हेड करते हैं। डन। लास्ट अगर फंक्शन हम करें तो वेल, द लास्ट फंक्शन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जितना भी फॉरेन करेंसी होती है उसको सेफगार्ड हमारे यहाँ कौन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कौन मेंटेन करके रखता है? दैट इज आरबीआई। क्यों? ताकि जो हमारा जो फ्लक्चुएशंस है फॉरेन एक्सचेंज में, यानी $1 = 70, ये मूव ऑन करता रहता है। $1 = ₹70, $1 = ₹80, इसको जो है सेट किया जा सके, इसको बैलेंस करके रखा जा सके, यानी द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी इज टू बी मेंटेन्ड। उसे जो है हम कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसलिए हम जो आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करके रखती है। डन। सो ये थे आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सारे। वेल, यहां पे मैंने क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी लिखे हैं। अगर बात करें क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, सो दीज आर इनडायरेक्ट, यानी इनका इंपैक्ट इनडायरेक्ट पड़ता है मनी सप्लाई में। तो इनमें क्या क्या आता है? वेल, अगर मैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं, सो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड्स मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन and the margin requirement. अब ये क्या है? Moral suasion means कि RBI गाइड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, प्रेशराइज करेगा कमर्शियल बैंक्स को टू फॉलो द रेट विच इज सेट बाय द RBI। तो इसको कहा जाता है मॉरल सुएशन। दैट मीन्स अ पॉलिसी ऑफ प्रेशराइजेशन, परसुएडेशन, रिक्वेस्ट, दैट इज अ मॉरल सुएशन। नाउ, अगर कोई बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, रिक्वेस्ट करने के बाद, प्रेशराइज करने के बाद, इन केस अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, तो आरबीआई विल टेक अ डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट देम बाय जस्ट कैंसलिंग देयर बैंकिंग लाइसेंस। तो दिस इज अ डायरेक्ट एक्शन। ओके, वेल, द थर्ड वन इज योर margin requirement. Now, what do you mean by margin requirement? Well, margin requirement is basically the difference between the value of the asset and loan advances. एसेट की वैल्यू क्या है और कितना लोन एडवांस किया गया, उसके बीच के डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर यही मार्कर है, अब मुझे लोन चाहिए, तो दैट मार्कर कॉस्ट ₹100, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एसेट। अब क्या लोन भी मुझे 100 एडवांस किया जाएगा? नो, तो मुझे एडवांस किया गया 80, तो दैट मीन्स इट्स अ लोन एडवांसेस। सो इसके बीच का डिफरेंस इज ₹20, सो दैट 20 इज कंसिडर्ड इट एज माय मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इन चीजों का यूज कहां होता है? वेल, इसको कैसे बैंक रेट को कब बढ़ाया जाएगा, कब कम किया जाएगा, फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन फर्स्ट, एंड देन आफ्टर इन चीजों का यूज करके मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को जो है इकोनॉमी में कंट्रोल किया जाता है, बिकॉज वी हैव अ स्पेसिफिकली रिटन मेथडोलॉजी ऑफ इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन, इट्स इफेक्ट एंड मेथडोलॉजी। इसलिए आपका फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसीज को डिटेल्ड में पढ़ना था, दैट इज एसेंशियल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज कमेंट। थैंक यू।